हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आकार आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक परमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपीएसआई का जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस भी यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है। आई होप कि आप लोग उसकी तैयारी में भी जुट गए होंगे, क्योंकि एक बहुत लंबे समय के बाद अब स्टूडेंट्स को एक आस लगी है कि एमपीएसआई कि फिर से वो तैयारी में अच्छे से जुटें। तो आज हम यहाँ इसलिए आपसे जुड़े हैं कि हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को। अलग अलग टीचर्स अपने अलग अलग सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए पढ़े क्या, क्योंकि उससे स्मार्टली आप लोग बढ़िया सी प्लानिंग करके जल्दी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ डिस्कस करूँगा हिस्ट्री यानी इतिहास के सिलेबस को। ठीक है, तो देखिए आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें जरा ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम कुछ इस तरह लिखा हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो इतिहास सिर्फ और सिर्फ यहां पर यह मेंशन है। ठीक है, अब यहां पर बस ये इतिहास मेंशन है, इतना सा। अब इसमें तो आप लोगों को बड़ा मुश्किल होगा समझने में, क्योंकि इतिहास तो बड़ा वास्ट सिलेबस है। इसमें प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट, मध्यकालीन यानी मिडिवल, है ना, आधुनिक यानी मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद का इतिहास बहुत सारा आता है। तो यहाँ से इसको समझना थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर हम इसको मुख्य परीक्षा में देखें तो उन्होंने टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर करके अलग से दे रखे हैं। उन्हीं टॉपिक्स को आप स्टडी करें, जल्दी एग्जाम क्रैक करने का ये तरीका है। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट लिखा तो किताब लाए और पढ़ना शुरू। जो एग्जाम नोटिफाई करती है सिलेबस को, उन्हीं पॉइंट्स पे अच्छे से फोकस करें। उससे आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी अच्छी रहेगी और कम समय में आप उस तैयारी को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए हम जरा यहाँ से देखते हैं कि यहाँ तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है ना, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और पोस्ट आज़ादी के बाद वाला। परंतु यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये इंग्लिश में है उसी का, यहाँ से आपको समझ में आएगा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम से कि एक्चुअली वो एमपीएसआई में इतिहास से क्या पूछेंगे। अब ध्यान से देखिएगा जरा, बहुत मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे 300-300 नंबर के, और एक पेपर में 2 भाग होंगे क और ख, जो 150-150 नंबर के होंगे। और ध्यान रखिएगा इस बार मुख्य परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है, तो आपको बड़े ध्यान से उत्तरों को लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य परीक्षा जो है उसका जो पहला प्रश्न पत्र है 300 नंबर का, उसमें जो पहला पार्ट है भाग का, जो लगभग कितने शब्दों का है, 150 अंक का। और इसमें 2 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो है इसमें इतिहास, और 1, 2, 3 टॉपिक है इसमें लगभग भारतीय समाज के। तो हम समाज शास्त्र कर देते हैं, सोशियोलॉजी। तो ये 2 चीजें हैं जो पहले खंड में आपको 150 नंबर में आती है। इतिहास का वेटेज काफी ज्यादा है। यहाँ एक एक करके हम देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्लियर लिख रखा है इतिहास और भारतीय समाज। अब जो समाज शास्त्र है इसमें आपको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, भारतीय समाज शास्त्र के बारे में। तो हम यहाँ आज सिर्फ इतिहास का डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं कि पूरा प्राचीन इतिहास आप पढ़ो। आप सभी को पता है कि टोटल जो है कुल 3 भाग होते हैं, जिसमें एक प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकालीन इतिहास होता है और एक आधुनिक इतिहास होता है। ठीक है, ये सबको आपको पता है। एक आजादी के बाद का होता है, जिसको हम आधुनिक के साथ ही पढ़ेंगे, आजादी के बाद का भारत, आजादी के बाद का। अब यहां पर जो टॉपिक स्पेसिफाई किए गए, जैसे भारतीय इतिहास, साफ लिखा है उन्होंने भारतीय इतिहास, तो विश्व के इतिहास की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब इसमें साफ लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता का काल क्या रहा, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी चीजें, अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, है ना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ लिखना कुछ नहीं, सब ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको। तो जैसे किसने खोज की, किसके अनुसार यहाँ पर प्रिस्टली डोमिनेशन, या जिसको हम कहें कि जो पृष्ठ होते थे उनका शासन था, किसके अनुसार यहाँ व्यापारियों का शासन होता था, ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ हड़प्पा सभ्यता से बन सकते हैं। इसके अलावा इस सभ्यता का कालखंड क्या था, कौन सी नदी के किनारे थी, किसने सबसे पहली बार यहाँ खोज की, कौन सी नदी के किनारे कौन सी साइट है, कौन कौन से अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, ऐसे सारे तमाम क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब इसके बाद इन्होंने मौर्य साम्राज्य दिया हुआ है। अब हड़प्पा सभ्यता और मौर्य साम्राज्य के बीच में तो बहुत सारा गैप है, वैदिक संस्कृति है, वैदिक सभ्यता है। तो स्टूडेंट्स का पूछना है कि सर क्या ये आएगा। देखिए गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो सिलेबस स्पेसिफाई किया है उसमें उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। लेकिन इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद एटलीस्ट जो वैदिक का थोड़ा सा हिस्सा है, जैसे जो उसकी जो साहित्य है, उसका लिटरेरी सेक्शन है, वो कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मेंशन नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि वो सिलेबस में नहीं है। अब मौर्य साम्राज्य यहाँ पर
जो चंद्रगुप्त मौर्य जिसका संस्थापक था, आचार्य कौटिल्य जो थे जिनके सहायता से उसने स्थापना की, तो वहां कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी, कौन कौन से उसने युद्ध लड़े, कौन कौन से रिफॉर्म किए, कौन कौन से किताबें लिखी गई उस समय इंपॉर्टेंट, कौन विदेशी यात्री थे जो उस समय, ऐसे तमाम प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद सीधे उन्होंने गुप्त साम्राज्य दे दिया, मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। फिर गुप्त समाज में आ जाए, साम्राज्य में आ जाएंगे हम, कौन से विदेशी आए, कौन से इंस्टीट्यूशंस बने हैं, कौन कौन महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, ऐसे सारे तमाम चीजें यहां पूछेंगे। फिर हर्षवर्धन, ये यहां पर एंशियंट खत्म हो जाता है। अब हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का था, तो यहां पुष्यभूति वंश भी उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ हर्षवर्धन पूछा है ना, उन्होंने आपसे राज्यवर्धन के बारे में, प्रभाकर वर्धन या पुष्यभूति के बारे में पूछा है। तो ध्यान रखिए, जो सिलेबस को डिकोड करेगा और आसानी से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन जल्दी होगा। तो ये प्राचीन इतिहास में से सिर्फ सिलेक्टेड 4 टॉपिक है, आपको इसी पे ध्यान देना है। इसके अलावा जब हम पूरा कोर्स कराने के बाद 1 या 2 सेशन एक्स्ट्रा रखेंगे, आपको उन चीजों पे भी फोकस करना है। इसके बाद देखिए 11वीं से 14वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप में आए यात्रियों, ये फॉरेन ट्रेवलर्स है, यानी 11वीं से 14वीं शताब्दी जो पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन का शुरुआती हिस्सा है, उसमें कौन कौन से विदेशी, कौन कौन से देश से आए, भारत में वो किसके शासन में आए, कौन सी महत्वपूर्ण किताबें लिखी और क्या उनके बारे में जिक्र किया, ये पूछा जाएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा उनके सामाजिक जीवन के विवरण, जैसे किसने कहा कि यहां पर सती प्रथा को करने के लिए सुल्तान की परमिशन लेनी होती थी, किसने यहां पर लिखा है कि जो है यहां पर पर्दा प्रथा नहीं थी, किसने लिखा है कि यहां पर सती प्रथा थी, किसने कहा कि यहां पर जो है एक डाक चौकी वाला व्यवस्था था। ऐसे उनके द्वारा की गई चीजें, जैसे प्राचीन में किसने कहा कि हमारे यहाँ की जो मालवा की जलवायु है बहुत अच्छी है, तो ऐसे उनके द्वारा दिए गए कथन, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, आर्थिक व्यवस्था संबंधित हो या राजनीतिक व्यवस्था से, उन पे यहाँ थोड़ा सा फोकस किया जाएगा उन यात्रियों के माध्यम से, उनकी रचना और इनके द्वारा कहे गए कथन। फिर यहाँ पर भक्ति आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सूफी भी आएगा और सूफी परंपरा के साथ भक्ति, जिसमें सगुण निर्गुण भक्ति धारा, महत्वपूर्ण संत, ये सब पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम मध्यकालीन से बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा जाएगा, मुगल साम्राज्य पूछा जाएगा। यहां पर कहीं भी दिल्ली सल्तनत को उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है, इसलिए उनके बारे में ज्यादा पढ़ना भी नहीं है आपको। उसके बाद फिर आधुनिक इतिहास आ गया। आधुनिक इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे उन्होंने अपना यहाँ प्रभुत्व जमाया, कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, कौन कौन महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए, उनके क्या नीतियां रही, ये सब चीजें जो है यहाँ से पूछी जाएगी। भारत में उपनिवेशवाद, कैसे उन्होंने जो कॉलोनियलिज्म सिस्टम शुरू किया है ना, ये सारी चीजें आएगी, कौन कौन से युद्ध या कौन कौन सी नीति लाए, ये सब चीजें यहाँ पड़ जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, या मैं कहूँ रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी, ऐसी चीजें पूछी जाती। सहायक संधि, सब्सिडी अलायंस कौन ने शुरू किया, 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो नेता थे, हमारे लीडर्स थे जिन्होंने नेतृत्व किया, उनके सामने कौन थे, कहां से उन्होंने नेतृत्व किया, ऐसी तमाम चीजें पूछी जाएंगी। औपनिवेशिक नगरीकरण जो अर्बनाइजेशन था, यहां से थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ इकोनॉमिक दोनों पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन महत्वपूर्ण उस समय जो है आर्किटेक्चर या जो कहते हैं ना एक ही रचनाकार रहे हैं, कौन कौन से इंजीनियर्स रहे हैं, कौन कौन उस समय मेन लोग रहे हैं जिन्होंने ढांचा तैयार किया था उसका। ठीक, उसके बाद नगर योजना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे दिल्ली के ऊपर खास करके पूछ सकते हैं कैसे बिल्डिंग्स उस समय बनाई जाती थी, वो अपटर्न डोम क्या है ना, ये सारा का सारा जो चीजें हैं रोमन टेक्निक से कैसे वो इंस्पायर थे, ये सब हम इसमें देखेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी और उनके द्वारा जितने भी चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलन है, उनकी तिथियां, उनके स्थान, उनके द्वारा शुरू की गई कई सारी चीजें, भूख हड़ताल, जेल आंदोलन, जितनी भी चीजें थी ऐसी सब वहां से पूछी जाएंगी। संविधान का निर्माण, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद का भारत में थोड़ा सा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो यहाँ से पूछा जाएगा। संविधान सभा क्या थी, कौन से उसके तहत बनी, कितने सदस्य थे, कितनी महिलाएं थी, है ना, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, शुरू में कितने चैप्टर थे, कितने आर्टिकल थे, है ना, क्या थी ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान, ये सब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिर स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, यह रीऑर्गेनाइजेशन, कैसे कितने स्टेट्स बने, इसमें दार कमीशन, फाजल अली कमीशन, ये सब आ जाएगा। भाषा के आधार पे बना, कल्चर के संस्कृति के आधार पे बना, या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के आधार पे बना, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है। तो जो टॉपिक यहाँ स्पेसिफाई किए, जिनके बारे में आपको बताया गया, उन्हीं को हम पढ़ेंगे और बहुत जल्द आकार आईएएस की तरफ से आपको पता होगा 17 तारीख से लाइव सेशंस में हमसे जुड़ जाइएगा। हम लोग शुरू करेंगे एमपीएसआई का एक कक्षा, बिल्कुल बेसिक से शुरू की जाएगी और इसकी बाकी जानकारी आपको अन्य लेक्चर के माध्यम से मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद।